2024 में बीजेपी को हराने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बंगलुरु में विपक्षी दलों के बड़े नेता जमा हो गए हैं। 23 जून को पटना की बैठक में 17 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे। इस बार विपक्ष का कुनबा बढ़ गया है। 26 विपक्षी दलों के नेता बंगलुरु में मंथन करेंगे। इस बार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक में शिरकत करेंगी। सब पे चर्चा होगी। तमाम मुद्दे जो किसी भी राजनीतिक दल को, जो हमारे साथ 26 राजनीतिक दल हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इनमें से किसी को भी कोई भी मुद्दे पे चर्चा करना चाहे, बिल्कुल वो ओपन है, सब चर्चा कर रहे हैं, करेंगे। पटना की बैठक में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष की बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे का एजेंडा उस मीटिंग में तय होगा कि आगे इस विपक्षी एकता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे 2024 के लिए तैयारी करनी है, वो सारे विषय बैठक में तय होंगे। विपक्षी दलों का मानना है कि वो मिलकर 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। विपक्षी दलों को इस बार की बैठक में आगे का रोड मैप निकलने की उम्मीद है। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। सब बेहतर है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है पटना की मीटिंग के बाद बेंगलोर में, जहां की एक रेंज ऑफ इश्यूज जो कि विपक्ष की एकता के लिए मैं समझता हूं कि कार्यक्रम के अलावा क्या नीतिगत फैसले होते हैं, क्या स्वरूप होता है, क्या चरित्र होगा और किस प्रकार हम विकल्प लोगों के समक्ष ले जाएंगे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और एजेंडा भी सर्कुलेट हुआ है, खास करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। दूसरी बात है, ये जो फ्रंट बनेगा उसका एक प्यारा सा नाम हम क्या दे सकते, उसके ऊपर चर्चा होगी। विपक्षी दलों के जवाब में एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ा रहा है। कल दिल्ली में एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें 38 पार्टियां शामिल होंगी। बीजेपी विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साध रही है। ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। एनडीए की बैठक को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विपक्षी दलों से डर गई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या, उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। सवाल ये है कि क्या विपक्षी एकता साकार हो रही है? क्या बंगलुरु की बैठक में विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ साझा स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ये मान लिया जाए कि विपक्षी दलों के बीच मतभेद खत्म हो रहे हैं? एनडीए की बैठक के क्या मायने हैं? छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की होड़ क्यों मची है? उनका लोकसभा चुनाव में कितना अहम रोल है? विपक्षी दल और एनडीए के नंबर गेम में कौन आगे है? तो नंबर गेम में कौन आगे है? कई तो ऐसे दल हैं जिनके एक भी सांसद नहीं, लेकिन इस वक्त जो देश की तस्वीर बन रही है उसमें नंबर पे फोकस किया जा रहा है। 38 बनाम 26 स्क्रीन पर आपके सामने लिखा है, क्योंकि एक चर्चा चली थी कि कौन कितने दल ज़्यादा से ज़्यादा जुटा लेगा, वो 2024 की बाजी मार सकता है। क्योंकि दल छोटे बड़े हो सकते हैं, हो सकता है किसी का एक ज़िले के अंदर ही खाली प्रभाव हो, किसी का 4 ज़िले में हो, किसी का 10 सीट में हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जुटाने की जो होड़ थी, उसका ताज़ा आंकड़ा एनडीए ने अपने खेमे में 38 दल जुटा लिए हैं। और जो अभी मैं यूपीए कह रहा हूँ, जो विपक्ष का जो गठबंधन, यूपीए ना भी समझें आप, जो भी विपक्षी गठबंधन है उसमें 26 पार्टीज जुड़ चुकी हैं। बेंगलोर में, बंगलुरु में
कल महत्वपूर्ण बैठक है, कल एनडीए की भी महत्वपूर्ण बैठक है। आज विपक्षी खेमे की एक डिनर पार्टी है जिसमें बातचीत होगी अनौपचारिक तौर पर, और कल फिर उसका खाका रूपरेखा सामने आएगा कि किस तरीके के एजेंडे सामने रखे जाते हैं और महत्वपूर्ण होगा कि चर्चा क्या होती है। एनडीए ने भी अपनी बैठक दिल्ली में बुलाई है कल, जिसमें 38 दल शामिल होंगे, उनके नेता शामिल होंगे और वहाँ पे भी आगे की रणनीति बयान आपने सुने ही। तो ये जो 24 का खेल है, ये क्या नंबर तक सीमित है? ये गठबंधन क्या जनता के दिलों में भी गठबंधन हो पाएगा? ये केवल पार्टियां अपने आप अपने गठबंधन बनाए ले रही हैं, जनता से कोई पूछ ही नहीं रहा है कि उनको क्या चाहिए? इन्हीं सब सवालों पे आज बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है, तो आज हमने पत्रकारों और संपादकों का पैनल बनाया है, क्योंकि कल जब बैठक हो जाएगी तो राजनीतिक चर्चा करना ज़्यादा बेहतरीन होगा कि नेताओं के साथ करें। आज एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत होनी चाहिए कि एजेंडा क्या है और होने क्या वाला है। तो मेरे साथ हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर सर, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शेखर सर, ये 38 बनाम 26 नंबर जुटा के, मतलब मुझे लगता है कोई दल शायद बचा ना होगा कि जो किसी न किसी खेमे में ना जुड़ गया हो सकता मेरी जानकारी में हो, एक आध दो चार दिन में वो भी सब जुड़ जाएंगे। तो अभी तक ये चर्चा यही चल रही थी ना कि जिसके पास जितने ज्यादा दल होंगे वही बाजी मार लेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं 2/3 बहुमत से हराएंगे एनडीए को। तो ये आप कैसे देख रहे हैं जो नंबर का गेम चल रहा है, 38, 26 और इसे बढ़ते जा रहे हैं? नीरज जी, ज्यादातर अभी जो हो रहा है, अभी जो सिलसिला है, ये ऑप्टिक्स का है। क्योंकि इस समय किस प्रकार की गठबंधन बनेगी क्या, क्योंकि कोई भी सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। आज कांग्रेस की तरफ से बड़ी स्पष्ट हो गई है कि जो सीट एडजस्टमेंट कोई नेशनल लेवल पे नहीं हो सकता, वो हर राज्य में तय होगा कि कौन बड़ा पार्टी है, कौन कितना किसको एडजस्ट करेगा। एक प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है ये अनऑफिशियल है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट पे कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई बातचीत या कोई एग्रीमेंट या कोई घोषणा नहीं हो, ये बड़ा क्लियर है। बस केवल यही है, देखिए ये आज बेंगलोर की मीटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो 23 जून को जो पटना में जो हुआ था, एक प्रकार से नॉन सीरियस मामला निकला था। क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार ने उसका जिस तरह उसको कंडक्ट किया और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लग रहा था, देखिए हमेशा इस तरह की जब मीटिंग भी हो, हमने यूपीए 1 यूपीए 2 में भी देखा है। उससे पहले जब देवगौड़ा की सरकार थी, आई के गुजराल की सरकार थी, उसमें भी इस तरह की मीटिंग्स में जहां सारे कोalition पार्टनर्स बैठते हैं, कुछ फैसला भी ना हो लेकिन एक प्रकार से नैरेटिव सेट होती थी। लेकिन पटना मीटिंग के बाद ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, और ज्यादातर वो लास्ट में जिस तरह लालू जी बस राहुल की शादी के बारे में बात करना शुरू किया, लग रहा था कि बड़ा नॉन सीरियस मामला रह गया, जिसको लेकर मेरी जो इंफॉर्मेशन है, कांग्रेस की जो बड़ी नेत्री है सोनिया गांधी, उनको अच्छा नहीं लगा कि एक प्रकार से इतना सीरियस एक्सरसाइज जो नीतीश कुमार को सौंपा गया, उसके बाद मामला थोड़ा लग रहा था। और साथ साथ फिर एक हफ्ता भी नहीं हुआ तो फिर एनसीपी में बड़ी टूट हो गई, और जिस तरह अजीत पवार वॉकआउट किया सारे ज्यादातर एमएलएस को लेकर, और आज उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार, उनके एमएलएस का फिर बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक। आज शरद पवार बेंगलोर नहीं पहुंचे, डिनर में शामिल नहीं हुए। तो ये सारे चीजों को लेकर जो कांग्रेस को लग रहा था, खास करके सोनिया जी को, क्योंकि सोनिया जी को लग रहा था कि क्या राहुल गांधी पिछले बार पटना में गए थे, क्या राहुल के नेतृत्व को लेकर बाकी पार्टीज पे क्या थोड़ा कुछ मिसगिविंग्स है, इसीलिए चीजें नहीं हो पाई। इस तरह सोच के बाद खुद इस बार खुद अपने हाथ में ले लिया मामले को। जब हमें कहा गया था कि इंटरिम कांग्रेस चीफ छोड़ के अभी सारे मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, बाकी राहुल जी करेंगे, जैसे समय ठीक लगेगा तब राहुल जी खुद टेक ओवर करेंगे, ये जो नैरेटिव चला था वो अभी चेंज हो गया है। सोनिया गांधी स्वयं अभी हाथ में ले लिए, और ये सोच के कि एक मैसेज जाएगा बाकी पार्टीज को, बाकी विपक्ष पार्टीज को, कांग्रेस बहुत सीरियस है। और सोनिया जी इस मामले में बहुत अनुभवी है, क्योंकि 2004-2003 आपने देखा होगा जब वो कांग्रेस अध्यक्षा बनी 98 में, बाद में जब वाजपेयी जी की सरकार चली तो इतनी सक्रिय नहीं थी, वो कांग्रेस की नेत्री थी,
थी, लेकिन कोई बड़ा ये नहीं था। लेकिन जैसे 2003 आया और 3 से लेकर 4 जो पीरियड, जो रन अप पीरियड था, ऐसी समय मतलब चुनाव से पहले 8-10 महीना पहले ही सोनिया जी ने एक शुरू किया बाकी पार्टी से बातचीत करना, और एक प्रकार से एक अलायंस की बात हुई और हमने देखा यूपीए का जन्म हुआ। उसी मैजिक को रिक्रिएट करना चाहते हैं कांग्रेस, सोनिया जी को सामने रख के, यही आज हो रही है। शेखर साहब, केजरीवाल जी भी